So let us start now. We are starting the next lecture of respiratory tract infection जिसका नाम है बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस। देखो, पिछली बार हमने पढ़ा था बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस के बारे में। आज हम उसके जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस, और स्पेशली जो हमने बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस पढ़ा था वो कौन सा वाला जो था इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। क्यों पढ़ा था ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस? बिकॉज इट यूज टू लीड टू रूमेटिक फीवर एज एन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, उसके विरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिटी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ डिप्थीरिया। जैसे स्ट्रेप्टोकोकल का पढ़ेंगे वैसे ही हम डिप्थीरिया का पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ रेयर कॉजेज हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। यूजुअली जो कॉमन बैक्टीरियल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मोस्ट कॉमनली वायरल होता है फेरेंजाइटिस। बट अगर बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इट इज स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस, दिस इज द मोस्ट कॉमन एजेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड वन इज कराइनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बट ये तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है तो इसको नहीं होना चाहिए ना। अब वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर बच्चे को डीपीटी का टीका लगता है, उसके अंदर डिप्थीरिया एक कंपोनेंट है, बट रिसर्जेंस कहीं कहीं इसका देखने को मिल रहा है। और डिप्थीरिया, फेरिंजियल डिप्थीरिया, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया के अलावा क्यूटेनियस डिप्थीरिया भी होता है। तो कई जगह क्यूटेनियस डिप्थीरिया भी देखने को मिलता है। मतलब इसके दो एलिमेंट हैं इस डिसीज के, एक तो फेरिंग्स में अफेक्ट करता है, दूसरा स्किन में अफेक्ट करता है। हम देखेंगे जब डिप्थीरिया पढ़ेंगे। दूसरे रेयर कॉजेज जो है, जो दूसरे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, पायोजेंस खुद एक हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अंदर आता है। बाकी फिर एक्रेनोबैक्टीरियम, हेमोलाइटिकम, फ्यूजोबैक्टीरियम, ये एनेरोब्स हो गए। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कैसा बेटा? एटिपिकल इन्फेक्शन है। और नेजेरिया, गोनोरिया है ना, ये अदर रेयर कॉज है बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस। ये कॉजेज हो गए। एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होती है and this is the most common cause of pharyngitis in adults as well as in children. It accounts to 5 to 15% cases of sore throats in adults. And how it spreads from one person to other spread? Mode of through the droplets, है ना। तो any person who will come in a area of 3 feet or 1 meter will acquire it from another person. तो ये spread करती है। Next. दिस इज द फोटोग्राफ, यू कैन सी इजिली, है ना। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर ये फोटोग्राफ है स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का। जब आप पेशेंट को कहोगे से आ एंड यू एग्जामिन हिज फेरिंग्स, व्हाट यू विल सी बायलेटरल एनलार्ज टॉन्सिल्स, है ना, विच इज कवर्ड विथ वाइट फिब्रिनस एक्सुडेट। सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सिंस मोस्ट कॉमनली इट हैपेंस इन बीटा हेमोलिटिक पायोजेंस, तो ये उसका कॉज हो गया। So streptococcal sore throat present as an either localized or diffuse pharyngitis. ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? अब सिम्टम्स तो होंगे erythema and swelling of pharyngeal mucosa with purulent exudate formation. बट पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आता है कि मैं जब तुम जी खाना खाता हूँ, कटता हूँ तो बहुत जोर का दर्द होता है, या खाना खाऊं या पानी पीऊं। दिस इज द मोस्ट चीफ कंप्लेंट, है ना। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? Ideally, you should start antibiotic as early you can. But if you fail to localize this infection, then this infection what will happen? ये फैलेगा। तो सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे डायरेक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा इन्फेक्शन का डीपर टिश्यू के अंदर। दिस विल लीड्स टू द पेरिटॉन्सिलर एरिया एंड दिस विल लीड टू द अफेक्ट द पेरिटॉन्सिलर एरिया लीडिंग टू द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस व्हिच इज नोन एज क्विंसी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्विंसी। एक और नाम है इसका रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस। ईएनटी के अंदर शॉर्ट नोट्स आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, क्विंसी पूछ लेंगे या रेट्रोफैरेंजियल एब्सेस पूछ लेंगे। सो मोस्टली ये तो यही कॉम्प्लिकेशन होता है, बट रेयरली इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक लीडिंग टू निमोनिया एंड एम्पाइमा। ठीक है, हेमेटोजेनस स्प्रेड इज ऑल्सो नोन ऑफ इट, एंड इफ इट हैपेंस देन इट कैन लीड टू बैक्टीरिया एंड लीड टू डिस्टेंट स्प्रेड crossing the blood-brain barrier. It can also lead to meningitis. ठीक है,
Now next, it is happening. Just a minute. Now, if we look to the clinical manifestation, then among young children who are less than 3 years of age, it may also lead to non-suppurative complications. पहले अभी हमने क्या पढ़ा, ये क्विंसी विंसी क्या थे, ड्यू टू द पस फॉर्मेशन, है ना, उसको इसलिए हमने क्या कह दिया, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. अभी नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होंगे जिसके अंदर कहीं भी पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्रॉस एंटीबॉडीज बन रही हैं against the cell wall of the Streptococcus pyogenes, and it's cross reacting with the walls of the heart, endocardium and myocardium of the heart, and it is also cross reacting to the glomeruli of the kidney. So it will lead to situation, one is ARF and other is PSGN. ये क्या हो गया, ARF is acute rheumatic fever, ठीक है, और PSGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये दोनों ही पीडियाट्रिक्स में जब आप पढ़ोगे तो अब ये पीडियाट्रिक्स में इसके आगे इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब पढ़ाया जाएगा. तो वहां इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं पीडियाट्रिक्स की एग्जाम्स के अंदर, है ना, एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो दीज आर दी व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, दे आर नॉन सुपरेटिव. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वन इज सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड अदर इज non-suppurative complication. Now, what could be the differential diagnosis? ऐसा patient आया तो differential diagnosis, of course, इससे मिलती जुलती diseases will be diphtheria. But what will be present in diphtheria? Grayish, white, pseudo membrane and viral pharyngitis. What will be likely to be absent in viral pharyngitis? There will be erythema, but they will not be fibrinous exudate which was present on the tonsils. वो किसको बता रही है, बैक्टीरियल इटियोलॉजी. नेक्स्ट इज ए स्कारलेट फीवर. दिस इज ए टॉक्सिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस, सारी नहीं, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस दे यूज्ड टू सिक्रीट ए टॉक्सिन, है ना, एंड द नेम ऑफ दिस टाइप टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन. टॉक्सिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन. तो स्ट्रेप्टो जनरली ग्राम पॉजिटिव क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन. स्ट्रेप्टोकोकल क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक तरह का एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, SPEA, B and C. उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन A, B and C, and this will mediate a disease what is known as scarlet fever, है ना, scarlet fever. This is another disease you will study in pediatrics. So this is characterized by pharyngitis. इसमें क्या symptoms होते हैं, pharyngitis तो प्रेजेंट होगा ही होगा. Along with pharyngitis, there will be presence of rash over the skin. Tongue will become as if it like strawberry. It is known as reddish हो जाएगी एकदम, strawberry tongue with enlarged papillae and coated tongue. And the feel of the skin due to the presence of the rash will be like sandpaper. So it is known as sandpaper feel due to the rashes. And this is present in the skin folds forming the Pestia's line. उसको बोलते हैं जिस स्किन में जो लाइन प्रेजेंट होगी, that is known as Pestia's line. So this is the feature of what scarlet fever. Somewhere from where? Now ऐसा कोई पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो अगली चीज हम क्या करेंगे, आपने जब देखा तो ये आपका क्लिनिकल सस्पिशन है कि इस पेशेंट को क्या है, फेरेंजाइटिस है. किसके कारण, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन के कारण. ठीक है, अब वो हो सकता है कि प्लेन हो या हो सकता है स्कारलेट फीवर के रूप में प्रेजेंट किया हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डू ए लैब डायग्नोसिस. सो फॉर लैब डायग्नोसिस व्हाट यू विल डू, फॉर द लैब डायग्नोसिस व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक ए स्वैब, है ना. कहां से स्वैब लेंगे, ओरोफेरेंजियल स्वैब. इंपॉर्टेंट इज how you collect the swab. You have to collect the swab by vigorous rubbing, ठीक है, of sterile cotton swab over both tonsillar pillars. ठीक है, टॉन्सिल्स के दोनों के पिलर के ऊपर से आप विगरसली उसको स्वैब से सैंपल कलेक्ट करेंगे. यू हैव टू कलेक्ट 2 स्वैब्स. कितने स्वैब कलेक्ट कर रहे हैं, 2.
क्या करोगे, एक डायरेक्ट प्लेटिंग करोगे और दूसरे से क्या करोगे, ग्राम स्टेन बनाकर देख लोगे। अगर ऑर्गेनिज्म का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव सिस्टम में कोकाई कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन्स, शॉर्ट चेन्स, तो अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा तो हो सकता है ग्राम स्टेन में आपको डायरेक्ट दिख जाए ग्राम पॉजिटिव कोकाइन। अगर कंसेंट्रेशन कम है उनका तो क्या होगा, कल्चर करोगे तो ब्लड अगार के ऊपर यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ कॉलोनी, स्मॉल पिन पॉइंट कॉलोनीज, size around 0.5 to 1 microns millimeters, and these colonies are surrounded by area of hemolysis, that is complete hemolysis. hemolysis तीन प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। यहां देखो तुम ऊपर, ये ब्लड अगार की प्लेट है, ब्लड अगार की प्लेट पे स्ट्रीक किया है हमने स्वैप को स्ट्रीक किया है तो कुछ कॉलोनी की ग्रोथ आई है उसके ऊपर, ग्रेइश व्हाइट कलर की कॉलोनी दिख रही है आपको, ठीक है, पिन पॉइंट है, छोटी कॉलोनी है, और उसके आसपास का जो एरिया है वहां के आरबीसी लाइज्ड हो चुके हैं। देखो ना, ध्यान से देखो, अगर पूरी प्लेट देखो तो लाल रंग की है, लेकिन कॉलोनी की स्ट्रीकिंग की लाइन के आसपास क्या दिख रहा है कि वो लाइसिस हो चुकी है, कंप्लीट लाइसिस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हेमोलिसिस। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, स्ट्रेप्टोकोकल का। तो इस तरह की आपको पिक्चर किसमें मिलेगी, ब्लड अगार की प्लेट के अंदर, अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट, कल्चर का स्मीयर बनाकर देखा हमने, क्या दिखेगा हमको, ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखेगी, 0.5 to 1 माइक्रोन साइज की होगी, शॉर्ट चेन्स में भी दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। क्यों है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कौन से कलर की ग्राम पॉजिटिव होती है, और अगर वो पिंक कलर की होती तो क्या होती है ना, तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गई, शॉर्ट चेन्स में हो गई। इसके अलावा ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया है ना। कन्वेंशनल मेथड में मतलब क्या रहता है कि हम लोग ये टेस्ट करते हैं, अब ये हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो, या हो सकता है कोई दूसरी स्ट्रेप्टोकोकाई हो। कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई कभी भी दिखती है तो पहला टेस्ट लगाते हैं कैटेलेस। कैटेलेस अगर पॉजिटिव है तो हम लोग सोचते हैं स्टेफ साइड है, स्टेफ का इंफेक्शन है। उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर, ठीक है। और अगर कैटेलिस नेगेटिव है तो हम लोग उसको स्ट्रेप की तरफ जाते हैं। तो इसमें कैसे होना चाहिए, कैटेलिस नेगेटिव, तो कैटेलिस विल बी नेगेटिव एंड इट इज ससेप्टेबल टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डिस्क, दैट इज बेसिट्रान डिस्क। अगर आप बेसिट्रासिन डिस्क को डालेंगे और इसका एक वो बनाएंगे मुलर हिंटन अगार के ऊपर और बेसिट्रासिन डिस्क को डालेंगे तो यू विल फाइंड ए एरिया ऑफ लाइसिस अराउंड दैट डिस्क। बट नाउअडेज वी हैव some automated methods like Malditoff and Vitek। उसके अंदर क्या होता है, रेडीमेडेड स्ट्रिप्स आती हैं, आप कॉलोनी का सस्पेंशन बनाते हो, उस सस्पेंशन को उस स्ट्रिप्स के अंदर डाल देते हो। स्ट्रिप्स के अंदर कुछ नहीं होता है, ये सारी बायोकेमिकल टेस्ट अपने आप लगती हैं उसके अंदर और उनको खुद रीड करता है ऑप्टिकल मेथड से, है ना। एक स्ट्रिप है, अभी आप जो टेस्ट को लगा रहे हो वो आप खुद लगा रहे हो और खुद रीड कर रहे हो। ये चीज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर दी, ठीक है। वो टेस्ट खुद मशीन लगाएगी, वो टेस्ट खुद रीड कौन करेगी, मशीन रीड करेगी और उसको कंपेयर करेगी स्टैंडर्ड से, कंट्रोल से, एंड इट विल गिव कि ये टेस्ट पॉजिटिव, ये टेस्ट नेगेटिव। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बता देगा कि ये ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज बिन डन बाय वाइटेक। वाइटेक का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेल्डिटॉफ इज ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बट वाइटेक का ये एक्शन है, ठीक है। तो आजकल क्योंकि इससे एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, एक चीज स्पीड ज्यादा रहती है ना, स्पीड भी विद इन 18 to 20 आवर्स यू गेट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ अनदर वी हैव सम अदर मेथड्स आल्सो फॉर द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन। ग्रुप ये जो स्ट्रेप्टोकोकल रहती है ग्रुप ए में, इसका कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है। सो हम थ्रोट स्वैब ले रहे हैं, अगर हम उसको कल्चर करने की जगह उस पे हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर लिए डायरेक्टेड अगेंस्ट द ग्रुप ए कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, देन वी कैन मेक द डायग्नोसिस ऑफ रैपिड डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वेरी स्पेसिफिक, 95% पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट वी स्टिल रिलाई अपॉन द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, है ना। अर्ली डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि वी वांट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। द कॉम्प्लिकेशंस अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस आर वेरी grave. We have studied quinsy. When you study quinsy, it involves nerves, facial nerve वगैरह वो इन्वॉल्व कर लेती है ना। उसको फिर ड्रेन करना पड़ेगा, सर्जिकल
अप्रोच है उसके लिए। सेकंड, रूमेटिक फीवर अगर किसी को हो गया तो जीवन भर रहेगा, लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है वो। ऐसा नहीं है रूमेटिक फीवर आज हो गया और खत्म हो गया। क्या होता है रूमेटिक फीवर में बेटा? पैथोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप लोग अभी उसकी पैथोलॉजी। वॉल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेसल गैंग्लिया में इफेक्ट हो जाता है तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आते हैं, सिडनम कोरिया बोलते हैं, एटिपिकल मूवमेंट्स होते हैं, है ना। वॉल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो माइट्रल वॉल्व हो गया इन्वॉल्व, ट्राइकस्पिड हो गया, रिगर्जिटेशन होगा, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। एंड इट लिक्स द जॉइंट्स एंड ईट्स द हार्ट, ये पैथोलॉजी की किताबों में लिखा होता है। आर्थराइटिस होता है इनिशियली, फिर कार्डाइटिस होता है, फिर ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इट हैव लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड वैक्सिंग एंड वेनिंग हैपेंस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलनेस, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये चलता रहता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल लुम्नोनेफ्राइटिस हो गया तो लॉन्ग टाइम प्रोटीनयूरिया की प्रॉब्लम, रीनल कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी। दैट इज व्हाई वी आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस टाइप ऑफ इलनेस इन पीडियाट्रिक्स कि रोक सकें। पहले बहुत होती थी, क्यों? वी वर नॉट हैविंग गुड एंटीबायोटिक्स, बट अब हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, वी कैन प्रिवेंट। अगर आप फेरेंजाइटिस को प्रिवेंट कर लोगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, पर अगर आपने प्रिवेंट नहीं किया तो सुपरेटिव नॉन सुपरेटिव कैसे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते, ठीक है। सो अब एक लैब डायग्नोसिस में अक्सर टेस्ट लिखते हैं एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, है ना। ये क्या होता है? ये एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकल, बट दे अपीयर्स लेट। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है? लेट। तो हमारी डायग्नोसिस में कोई हेल्प नहीं है इसकी कि आपने कोई बच्चा देखा फेरेंजाइटिस दिख रहा है और आपने लिख दिया कि इसका एएसओ टाइटर करा लो, वहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसका कैसे मतलब है इस एएसओ टाइटर का? बेसिकली क्या है? स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी अगेंस्ट द ओ एंटीजन विच इज प्रेजेंट ओवर द स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटीजन आएगा, उसकी एंटीबॉडी बनेगी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है? आपने मान लीजिए 20 साल के किसी बच्चे को देखा और जस्ट वो आया हुआ है और आपने उसके स्थैथो पर हार्ट पे स्थैथो रखा और आपको एक मरमर सुनाई दी, ठीक है। मरमर सुनाई दी तो आप डायग्नोसिस बनाया कि यार इस पेशेंट को हो सकता है कोई स्टेनोसिस हो, मिट्रल रीजन में आ रहा है माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्राइकस्पिड रीजन में आ रहा है ट्राइकस्पिडिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। आपने उस पेशेंट को कंफर्म करने के लिए इको कार्ड, आजकल पहले तो मरमर की साउंड से डायग्नोसिस बनाते थे कि सिस्टोलिक मरमर है कि डायस्टोलिक मरमर है कि पेनसिस्टोलिक मरमर है। अब वो जमाना गया, आजकल क्या करते हैं हम सीधे पेशेंट को भेज देते हैं इको। इको मतलब क्या है? एक तरह से हार्ट की सोनोग्राफी। आप हार्ट के अंदर पूरी फंक्शनिंग, रियल टाइम फंक्शनिंग देख सकते हो, उसमें कलर डाल सकते हो कि आने वाले ब्लड का कलर रेड होगा, जो पीछे रिगर्जिटेट ब्लड करेगा उसका कलर ग्रीन होगा, और अलग अलग मोमेंट्स पे आप इमेजेस खींच सकते हो। तो आपको दिखेगा कि माइट्रल वॉल्व जब बंद होता है वो प्रॉपरली बंद नहीं होता, कुछ ब्लड रिगर्जिटेट करता है पीछे साइड में। और आपने ध्यान से देखो तो हो सकता है कई अच्छे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो फ्राइबल्स वेजिटेशंस तक देख लेते हैं वॉल्व के ऊपर। अब सवाल उठता है कि ये क्या रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? अब पेशेंट है आपका गांव का, अब उससे पूछो गला खराब हुआ तो अब क्या जवाब देगा वो? हम लोग के जमाने में जब हम लोग को एमबीबीएस फाइनल ईयर में क्वेश्चन में पेपर में ये केस मिलता था तो हम लोग क्या पूछते थे कि क्या कभी ये बचपन में इतनी बीमार हुआ है हुई है कि आप इसको डॉक्टर के पास उठा के ले गए थे? क्यों? इट लिक्स द जॉइंट्स एंड इट्स द हार्ट। उस तरीके से पकड़ने की कोशिश करते थे। तो देखिए हिस्ट्री वाइज से ऐसे पूछ सकते हो आप, बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस किए कि नहीं ये स्ट्रेप्टोकोकल कार्डाइटिस है या रूमेटिक फीवर है, यू ऑर्डर एएसओ। क्या ऑर्डर करोगे? एएसओ। तो एएसओ वहां पर हेल्पफुल होता है। इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव नहीं है। इट इज ए पीछे बीती हुई चीज को देखने का तरीका है। रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन by detecting ASO antibody in patient serum. So it is useful for establishing that yes, patient is having this scenario due to the rheumatic fever. ऐसा इसलिए क्योंकि उस पेशेंट को rheumatic fever का कॉज है। Now we have a commercial PCR also available. ये जो हमने स्वैब लिया था उसको हमने प्लेटिंग करी थी, अभी प्लेटिंग नहीं करेंगे, अभी हम स्वैब लेंगे और सीधे मॉलिक्यूलर लैब में भेज देंगे और उसको कहेंगे कि भाई जो स्ट्रेप्टोकोकल का जीन है
उस पर्टिकुलर जीन के अगेंस्ट पीसीआर कर दो। अगर उस पर्टिकुलर स्वैब के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसका जीन भी आएगा, तो पीसीआर टेस्ट विल बी पॉजिटिव। सो इट turnaround time is very less. Within 15 minutes you get the diagnosis. This is a modern diagnosis. Now how you will treat the streptococcal pharyngitis? Yes, still till date penicillin G जो कि यूजली रेजिस्टेंट हो चुका है, बट पेनिसिलिन जी इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज और ओरल पेनिसिलिन वी फॉर 10 days, ये आज भी बेंजाथिन पेनिसिलिन इज स्टिल द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फेरेंजाइटिस। रिकरेंट फेरेंजाइटिस अगर बच्चे को हो रहा है, बार बार गला खराब होता है, बार बार उसको यही सेम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, यू कैन स्टार्ट क्लिंडामाइसिन। Clindamycin is an antibiotic which against gram positive, which against gram negative, which act against anaerobes also. Broad coverage, ठीक है? But you can also start either clindamycin or BLBLI का example amoxicillin clavulanic acid. I don't know why this molecule is still sensitive against the streptococcal. Till date, we have a good sensitivity of amoxiclav against the streptococcal. In spite of widespread use, खूब यूज किया जाता है, लेकिन ये रेजिस्टेंट अननोन कॉज आज तक नहीं पता कि क्यों ये इतना सेंसिटिव है। इसका अपना एमॉक्सिक्लैव जो है ब्रॉड नेम, इसका मतलब बाजार में इसके ऑगमेंटिन के नाम से भी मिलता है ना जो है मॉलिक्यूल, ये वो है। कॉन्कोमिनेंट न्यूमोनिया और एम्पाइमा हो गया एज ए कॉम्प्लिकेशन, देन यू हैव टू हायर अप द penicillin G, but empyema needs what? Any pus in the body, antibiotic treatment नहीं है, any pus in the body should be drained out, so you need the drainage of empyema. So this was all about the streptococcal pharyngitis. You can get a good question on streptococcal pharyngitis. I hope you will get a good question. You have to write all this diagnosis, treatment, ये सब लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है? Now let us start the diphtheria, है ना? Diphtheria is a same, it's a pharyngitis. वहां क्या बनने वाली है? Pseudo membrane. किस कलर की बनने वाली है? Grayish white membrane. Important thing is that this is a highly infectious childhood disease. स्कूल में एक बच्चे को डिप्थेरिया होगा, क्लास के सारे बच्चों को डिप्थेरिया हो जाएगा, स्कूल के सारे बच्चों को डिप्थेरिया हो जाएगा, because it is very infectious. The organism is Corynebacterium diphtheria, ठीक है? Primarily it infects the throat. एक और इसका स्लोगन है, diphtheria is toxemia, not bacteremia, है ना? ये क्या है? टॉक्सीमिया है, बैक्टीरिया नहीं। अभी आपने स्ट्रेप्टोकोकल को मैनेज करने के लिए क्या दिए थे? एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो बैक्टीरिया था, ठीक है? पर स्ट्रेप्टोकोकल में एक बैक्टीरिया, एक मैंने इलनेस पढ़ाई है जहां पर टॉक्सिन रिलीज हुआ था। कौन सी पढ़ाई थी? कौन सा फीवर था? स्कारलेट फीवर। वहां बैक्टीरिया, वहां एंटीबायोटिक ज्यादा काम नहीं करेगी, ठीक है? सो ऑल टॉक्सीमिया में आपको काम क्या करेंगे? एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन का एंटीटॉक्सिन। ये एकदम कंसेप्ट बना के चलो, है ना? ऐसी से मिलता जुलता और कौन सा टॉक्सीमिया पढ़ा है आपने? डिप्थीरिया के अलावा टेटनस, इट इज ऑल्सो ए टॉक्सीमिया, नॉट ए बैक्टीरिया, ठीक है? सो कोरोनिबैक्टीरियम प्राइमरी इन्फेक्ट द थ्रोट, थ्रोट में इन्फेक्ट करने का इट प्रोड्यूस टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम ब्रॉडली वी कॉल इट एज डिप्थीरिया टॉक्सिन, एंड इट विल कॉज pharyngitis, a exudated type of pharyngitis which will lead to form a pseudo membrane which is not a true membrane over the tonsils, ठीक है? तो membranous tonsillitis करेगा। It is a gram positive organism, इसकी morphology देख लेते हैं, which is non-capsulated, non-sporing, non-motile. You can see on the right hand side gram positive है, gram positive, ठीक है? इसके ends देखो आप, इस बेसिलाई के ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई तो है, लेकिन इसके एंड देखो स्वेल है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लब शेप्ड स्वेलिंग। क्या बोलते हैं? क्लब शेप्ड, स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी है, ठीक है? इसके बाद आप इसको देखिए कि ग्राम स्टेन के अंदर ये एक दूसरे के एंगुलेशन पर है, मतलब एक बेसिलाई दूसरे बेसिलाई के ऊपर एंगुलेट कर रही है, ठीक है?
and as if it they appear either in the V form or L form. इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्यूनिफॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म. मतलब चाइनीज लेटर अपीयरेंस. ऐसा लग रहा है कि चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं. इसकी किस चीज के लिए? इसके पैटर्न के लिए, है ना. बिकॉज द एज मदर सेल डिवाइड among the daughter cells used to lie at an acute angle to each other, snapping type of divisions happen. इसके अंदर किस तरह का? snapping. अब एक और चीज है, they have the presence of some granules which are present on the end pole of the bacilli. इन granules को हम लोग बोलते हैं metachromatic granules. क्या बोलते हैं? metachromatic granules. ठीक है. metachromatic granules के कई और दूसरे नाम है, तो केवल नाम के लिए याद रखना. polar bodies भी कहा जाता है इनको, बेब्स और बॉडीज भी कहा जाता है, वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है. अब इसको अगर हम बायोकेमिकली देखें तो दे आर पॉलीमेटाफॉस्फेट्स, मींस सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉस्फेट्स क्या होते हैं? दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी. ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये अगर आप बाकी बेसिलाई की तुलना में इसके एंड्स पे देखेंगे तो ये ग्राम स्टेन को ज्यादा एक्वायर करते हैं. दे आर स्ट्रांगली ग्राम पॉजिटिव कंपेयर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेसिलाई. ठीक है, क्योंकि दे टेक अप ब्लूइश पर्पल metachromatic color stain more than the bacilli. ठीक है. नेक्स्ट इज यू कैन सी राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एंगुलेशन है, वी फॉर्म और एल फॉर्म है, एक दूसरे से मदर और डॉटर एक्यूट एंगल्स पे है, और उसके एंड पर आपको क्या दिख रहा है? प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स है. इस ग्रेन्यूल्स को वी कैन स्टेन बेटर विद द हेल्प ऑफ एल्बर्ट स्टेन, जिसके और नाम है न्यूजर स्टेन और पॉन्डर स्टेन्स. ठीक है, उन ग्रेन्यूल्स को और अच्छे से देखना आपको, तो आप क्या कर सकते हो? इन स्टेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो. अब इसके कुछ सिलेक्टिव मीडियाज हैं. लॉफलर स्लोब इसका यूज किया जाता है कि अगर आपको लगता है फेरिंग्स में सूडो मेम्ब्रेन है तो आप स्वैब लो और उसको, जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकाई को किस पे लगाया था? ब्लड अगार पे. इसको हम लोग किस पे लगाएंगे? लॉफलर सीरम स्लोप पे. लॉफलर सीरम स्लोप पे जो ग्रोथ आएगी उस ग्रोथ का अगर आप स्टेन करेंगे तो उसमें ग्रेन्यूल्स ज्यादा अच्छे दिखते हैं. वॉलिट्यून ग्रेन्यूल्स ये पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अलावा कोराइनिबैक्टीरियम ज़ीरोसिस और गार्डनेला वेजिनैलिसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस कराती है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं. तो और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लिस्ट याद रखना. कोराइनिबैक्टीरियम ज़ीरोसिस और गार्डनेला वेजिनैलिसिस. ठीक है. पहले, बहुत पहले से ये डिसीज नोन है, लेकिन डिप्थेरॉइड वर्ड एक आया था जिसका मतलब होता है लेदरी स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन. तो इसके लिए इसको कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया कहते हैं. पहले क्लेब ने ऑब्जर्व किया और पहले लॉफलर ने इसको कल्चर किया अपने लॉफलर सीरम स्लोप में. इसलिए इस बेसिलाई का एक और ऐतिहासिक नाम है, दैट इज क्लेब्स लॉफलर बेसिलाई. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुराने जमाने में पूछते थे, अभी तो कोई पूछता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, पर पहले एमसीक्यू में आता था कोराइनिबैक्टीरियम इज आल्सो नोन एज, या क्लेब लॉफलर्स बेसिलाई किसका नाम है, तो ये पहले पूछा जाता था. अब हम बात कर चुके हैं कि फेरिंग्स में आएगा, वहां पर क्या बनाएगा? ये ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन. अब वहां पर प्रोड्यूस करने वाला टॉक्सिन, उस टॉक्सिन को ब्रॉडली हम लोग कहते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन. टॉक्सिन का नेचर जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है, मतलब इट इज प्रोटीन इन नेचर. इसके दो फ्रैगमेंट होते हैं, फ्रैगमेंट ए और फ्रैगमेंट बी. फ्रैगमेंट बी जो होता है वो जाके सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, है ना. और फ्रैगमेंट ए जो होता है वो एक्टिव फ्रैगमेंट होता है. दो फ्रैगमेंट हो गए, टॉक्सिन रिलीज हुआ. अब ये टॉक्सिन मान लो कि हार्ट में जाकर मायोकार्डाइटिस कर रहा है, तो मायोकार्डाइटिस करने के लिए इसको हार्ट के सेल से बाइंड करना पड़ेगा. तो इसमें दो फ्रैगमेंट है, ए फ्रैगमेंट और बी फ्रैगमेंट. बी वाला क्या है? बाइंडिंग फ्रैगमेंट. तो उसका केवल काम कितने के बीच हो जाओ और जाकर रिसेप्टर पर बाइंड कर जाओ. जैसे ही वो बाइंड होगा ए को सिग्नल आएगा, ए हो जाएगा एक्टिव, है ना. ए जब एक्टिव होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है. ए वाला जो फैक्टर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है, ये वाला फैक्टर जो होता है ये इनहिबिट करता है एडीपी राइबोसाइनेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2. ये कहां चल रहा है? ये चल रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस पर. कहां होती है प्रोटीन की सिंथेसिस? सेल के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर. तो बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं. आरएनए आया है, आरएनए से क्या बन रहे हैं? प्रोटीन्स बन रहे हैं राइबोसोम्स के अंदर. वहां पर एक बीच की स्टेप होती है कि वहां पर इलोंगेशन फैक्टर 2 बनता है, उसका इनहिबिशन करेगा, which leads to the inhibition of elongation factor 2, which leads to the inhibition of translation step of protein synthesis. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को
इनहिबिट करेगा। तो सेल काम कैसे कर रहे हैं? सेल को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एनर्जी और दूसरा प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, सेल का डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि कहां कहां ये काम करता है। इसके पहले, क्या सारे कॉलोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से टॉक्सिन्स रिलीज होता है? नहीं, सारी से नहीं रिलीज होता है। फिर किन से रिलीज होता है? उन कॉलोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से रिलीज होता है जिनके ऊपर बैक्टीरियोफेज, स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज, कोराइनीफेज इन्फेक्ट करती है। मतलब कॉलोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के पास खुद के पास जीन नहीं होता है टॉक्सिन बनाने का। वो टॉक्सिन बनाने का जीन कौन लेकर आता है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ए टाइप ऑफ वायरस। फेजेस क्या? व्हाट आर फेज? दे आर स्पेसिफिक वायरस विच हैव कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ऐसी स्पेसिफिक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। जो कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया को इफेक्ट कर सकती है, इसको क्या बोल देंगे? कोराइनीफेज। तो कोराइनीफेज क्या जीन है? कौन सा जीन? डिप्थीरिया टॉक्सिन को बनाने का जीन। वो आएगा, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। किसको? कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की सेल वॉल में इन्फेक्ट करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल दे देगा। किसको? कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया को दे देगा। और वो जब जीन एक्यूमुलेट हो जाएगा, किसके साथ? इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के साथ। अब ये हो सकता है कि वो उसके न्यूक्लियस तो होता नहीं बैक्टीरिया में, उसके डायरेक्ट डीएनए में जाए, सर्कुलर डीएनए में जाए, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होता है ना इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वहां भी जा सकता है। बट अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द टॉक्सिन, दिस इज ए आयरन डिपेंडेंट टॉक्सिन। इसका सिंथेसिस आयरन की प्रेजेंस में ही होगा। अगर आयरन नहीं है तो नहीं होगा। ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। दूसरी स्पीसीज जो टॉक्सिजेनिक जीन को प्रोड्यूस, अभी उसके पहले हमने कौन सी स्पीसीज पढ़ी थी? जो जिनके पास पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स थे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि दूसरी स्पीसीज कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अलावा जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है, दे आर अल्सरेंस एंड स्यूडोट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये दूसरी वाली है। अब इस टॉक्सिन का हम क्या यूज करते हैं? टॉक्सिन से हम बनाते हैं टॉक्साइड। क्यों? टॉक्सिन से हम लोग, ये टॉक्सिन जो रहते हैं, दे आर दी मीडिएटर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीज। अब हम चाहते हैं कि हम एक कुछ ऐसा स्पेसिफिक केमिकल बना लें जिससे हम मास वैक्सीनेशन कर दें और इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट की हमें एंटीबॉडी मिल जाए। तो व्हाट वी डू, वी यूज टू फॉर्म टॉक्साइड्स फ्रॉम द टॉक्सिन। व्हाट इज अवर पर्पस? वी वांट दैट द विरुलेंस ऑफ द टॉक्सिन शुड बी लॉस्ट, बट इट शुड रिमेन इट्स एंटीजेनिसिटी। क्या मतलब? कि हम ये टॉक्सिन अगर हम किसी को भी देंगे, डायरेक्ट टॉक्सिन अगर हम किसी देंगे तो उसको डायरेक्ट डिसीज हो जाएगी। तो हम उसका टॉक्साइड बनाते हैं, टॉक्सिन का टॉक्साइड बनाते हैं। उससे क्या होगा? उसकी पैथोजेनिसिटी विल गो अप, है ना, बट व्हाट इट विल रिटेन इट्स एंटीजेनिसिटी, दैट इट विल हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, ये कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि या तो हम इसको स्टोर करके रखे रहते हैं, या इसको हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो अल्टीमेटली टॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉक्साइड में, एंड दैट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। इसी तरह से डिप्थीरिया टॉक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, और हम लोग देते कैसे हैं? डीपीटी के फॉर्म में देते हैं, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, तीनों के। ठीक है, इसमें क्यों देते हैं तीनों साथ में? क्योंकि तीनों को एक ही ड्यूरेशन, एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में देना है, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें पर्टिसिस क्या काम करके रूप में काम करता है? एडजुवेंट के रूप में काम करता है टू द डिप्थीरिया एंड टॉक्साइड। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? जो इम्यूनोजेनिसिटी को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो वी गिव डीपीटी। तो या तो हम एसिडिक पीएच कर देंगे, या हम फॉर्मेलिन से रिएक्शन कराएंगे, या प्रोलॉन्ग स्टोरेज करेंगे, जिससे टॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्साइड में। पार्क विलियम 8, अब स्ट्रेन के नाम रखना। कॉमर्शियल स्ट्रेन, जो पहला स्ट्रेन बनाया गया था, जैसे टीबी के लिए क्या याद रखते हैं? बीसीजी, बैसिलस काल्मेटी-ग्लूमेरुल, है ना। डिप्थीरिया का नाम क्या है? पार्क विलियम स्ट्रेन 8, ये यूज किया जाता है। टॉक्सिन की स्ट्रेंथ को नापने के लिए जो यूनिट है, दैट इज लॉफलर्स यूनिट। क्या नाम है? लॉफलर्स फ्लॉक्यूलेशन यूनिट। ठीक है, तो एलएफ यूनिट क्या है? डीपीटी में क्या था? पीपीडी,
जब आप डीपीटी डीपीटी बोल रहा हूं, बीसीजी जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पीपीडी, है ना। यहां पर क्या है, एलएफ, दैट इज लिमिट ऑफ फ्लॉक्युलेशन, दैट इज लिमिट ऑफ फ्लॉक्शन बाय विच यू कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द टॉक्सिन और टॉक्सोइड, ठीक है। अब डिप्थीरिया की पैथोजेनिसिटी क्या होती है, पहला स्लोगन जो मैंने पहले पढ़ाया था, दैट इज डिप्थीरिया इज ए टॉक्सीमिया बट नेवर ए बैक्टीरिया, इट्स नॉट ए ट्रू टोटल ट्रू स्टेटमेंट। इस डिसीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, इनिशियली बेबी प्रेजेंट विथ, चाइल्ड प्रेजेंट विथ फेरेंजाइटिस, कफ, है ना। व्हेन यू सी, जब उसका तुम आप लोकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन करते हो, व्हाट यू फाइंड ए ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। देन दिस ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन कई बार आगे, मतलब अगर केवल लैरिंग्स में रहेगी तो आप कह दोगे लैरिंजियल डिप्थीरिया। एट टाइम्स इट इन्वेट्स फर्दर इनटू द लंग्स, इनटू द लैरिंग्स, एंड इट कैन ब्लॉक द लैरिंग्स, उसको कह दोगे लैरिंजियल डिप्थीरिया। तो फिजिकल नेचर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण प्रेजेंटेशन आ रहा है। लेकिन इसके पहले एज बेसिलाई यूज्ड टू सीक्रेट टॉक्सिन, सो इट इज नॉट ए बैक्टीरिया, सो इट विल बी नॉन इन्वेजिव इन नेचर। कैसी रहेगी ये, नॉन सीक्रेट करिए टॉक्सिन, ये टॉक्सिन जाएगा ब्लड स्ट्रीम में और धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचेगा। तो लोकल रेस्पिरेटरी तो मैंने बता दिया आपको, फेरेंजियल डिप्थीरिया या लैरिंजियल डिप्थीरिया हो जाएगा। फेरेंजियल हो जाएगा तो क्या होगा, उसको डिस्फेजिया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। लैरिंजियल होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, है ना। यू कैन सी दिस रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉशियल डिप्थीरिया, जिसमें जो सूडो मेम्ब्रेन किसको अफेक्ट करने वाली है, लैरिंग्स को, नोज को, है ना। 3 से 4 दिन में हो जाता है, इतना ही समय इन्फेक्शन के बाद लगता है। बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव डिसीज है ये, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिसीज के साथ साथ बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाली भी डिसीज, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करता है इन द एपिथेलियम, और इससे एक्सुडेटिव फॉर्मेशन होता है, म्यूकोसल अल्सर होते हैं, और ये एक लेदरी फॉर्म ऑफ ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, जैसे डेवलप हो जाएगी। यू कैन सी दिस फोटोग्राफ, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द फॉशियल डिप्थीरिया वेयर द स्यूडो मेम्ब्रेन इज कवरिंग द टॉन्सिल्स, दिस इज सीन इन डिप्थीरिया। अब क्या हो गया है, इस वाले के अंदर बुल नेक अपीयरेंस हो गई है। ये जो ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन थी ना, ये और आगे स्प्रेड हो गई है, लैरिंग्स के अंदर चली गई है। इससे क्या होगा, ब्रोंकियल एयरवे ब्लॉक होने लगेंगे, ठीक है, और टॉन्सिलर स्वेलिंग और नेक में एडिमा हो जाएगा, तो नेक बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए नेक कैसा दिखेगा, एज इफ इट बहुत स्वेल, इन्फ्लेम, तो हम कहते हैं इसको बुल नेक अपीयरेंस, है ना। बुल क्या होता है, ऑक्स, है ना, तो उसका जो गला होता है ना, अच्छा बड़ा सा, वैसा अपीयरेंस होने लगता है। दिस लीड्स टू फाउल ब्रेथ, थिक स्पीच एंड ए नॉइजी ब्रीथिंग, क्योंकि मेम्ब्रेन है वो बीच में अड़ेगी लैरिंग्स के, हवा आएगी, स्ट्राइडोर विल बी प्रोड्यूस, सच टाइप ऑफ साउंड्स आर नोन एज स्ट्राइडोर, है ना, जो बिना ही आप स्टेथो को लगा के देखोगे तो वीज आती है ना। बिना स्टेथो के अगर आपको ऐसी साउंड दे रही है तो स्ट्राइडोर टाइप, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर है, एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर, है ना, सच टाइप ऑफ साउंड्स विल बी प्रेजेंट। यहां तक तो बात आ गई किसकी, कि इसने वो किया है, लोकल इन्वॉल्वमेंट है ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन के। अब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्थीरिया होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया। इसमें अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं कोरोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया कारण, एंड ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ एंड नॉन टॉक्सिक मीडिएट। मैंने शुरू में कहा था कि डिप्थीरिया इज ए टॉक्सीमिया बट नॉट बैक्टीरिया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज। एक प्रेजेंटेशन डिसीज का, देखो डिसीज के कई तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं ना। ट्यूबरक्लोसिस में आपको लंग्स को इन्फेक्ट करेगा तो कफ कोल्ड होगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। लंग्स के अलावा कहीं और इन्वॉल्व करेगा, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा तो क्या होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी। तो हमेशा साइन सिम्टम एक जैसे नहीं होते, किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोरोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया ने
फेरिंग्स को इन्वॉल्व ना करके स्किन को इन्वॉल्व किया, तो स्किन में कुछ अल्सरेटिव लीजन्स होंगे विच आर पंच्ड आउट टाइप ऑफ लीजन, एंड द यू विल आइसोलेट कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया फ्रॉम देयर, एंड दिस इसका जो मैकेनिज्म है इट इज नॉट टॉक्सीमिया। ये टॉक्सीमिया कारण, अभी इसके पहले किसके कारण हुआ है? टॉक्सीमिया कारण, ये बैक्टीरिया है। तो यहां पर रोल अगर इसे कोई कह जाए, एमसीक्यूज बनाए हैं एम्स वालों ने कि एक 8 years बॉय डेवलप्ड पंच्ड आउट लीजन, स्वैब वाज बीन टेकन, है ना, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया वाज आइसोलेटेड, लॉफलर सिरम पे लगाए, सब पूरी कहानी बनाई, आखिरी में निकला कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तुमसे पूछ लिया ट्रीटमेंट क्या दोगे, तुमको याद रहा कैसे आपने तो पढ़ाया था, डिप्थीरिया इज ए टॉक्सीमिया नॉट ए बैक्टीरिया, तो मैं तो एंटी टॉक्सिन दूंगा, बट इट्स नॉट ट्रू इन दिस केस बिकॉज दिस स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज is not due to toxemia, it is due to bacteremia. Here their role is of antibiotics. यहां पर आप एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉज्ड बाय नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे कि इसमें डिप्थीरिया आइसोलेट हुई, मैंने इसकी फाज टाइपिंग करवाई, तो फाज टाइपिंग पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी बताओ। क्यूटेनियस डिप्थीरिया में जो आइसोलेट हुए मेरे कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसकी मैंने फाज टाइपिंग कराई। फाज टाइपिंग क्या होती है? यह देखने का तरीका होता है कि उस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर उसने अल्सरेटिव लीजन्स कराए हैं तो क्या है? टॉक्सीमिया है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है इसका मतलब उसके पास टॉक्सिन का जीन नहीं है, तो फाज टाइपिंग क्या आएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। दिस इंसिडेंस, देखो अभी हमने सारे बच्चों को काय के लिए हमने कर रखा है वैक्सीनेटेड, वी हैव वैक्सीनेटेड देम अगेंस्ट द टॉक्सीमिया। हमने क्या दे रखा है? हमने डीपीटी दे रखी ना, भैया टॉक्सिन का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया एक मैं बोलूं कि वैक्सीनेटेड चाइल्ड के अंदर मुझे क्यूटेनियस डिप्थीरिया मिला, इज इट ए केस ऑफ वैक्सीन फेलियर? नो, इट इज नॉट ए केस ऑफ वैक्सीन फेलियर। वैक्सीन को आप वैक्सीन में आपने दिया क्या है? टॉक्साइड दिया है, तो लुक फॉर द टॉक्साइड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? क्यूटेनियस डिप्थीरिया हुआ बच्चे को, क्या हुआ है? क्यूटेनियस। भैया क्यूटेनियस डिप्थीरिया तो टॉक्सीमिया होता ही नहीं है, ये तो बैक्टीरिया होता है, तो आप कैसे कह दोगे वैक्सीन फेलियर है? ये हो सकता है कि आप किसी गांव के अंदर पोस्टेड हो, भगवान ना करे कभी गांव में पोस्टेड हो, अच्छी जगह जाओ, पर हो सकता है कि जाना पड़े, है ना। तो वहां पर बच्चों को खूब सारे, एक गांव के बच्चों के अंदर स्किन के अंदर लीजन्स हो गए। आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, तो आपने उसका स्वैब लिया और भेज दिया माइक्रोबायोलॉजी लैब में, वहां से आ गया कि डिप्थीरिया है, पत्रकार ने छाप दिया डिप्थीरिया फैला गांव में, वैक्सीन हुई काम कारगर, वैक्सीन नहीं हुई कारगर, सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब बताइए वैक्सीन फेल हो गई, तो आप समझा सकते नहीं, ये वैक्सीन का फेल होने का परिणाम नहीं है ना। तो डिसीज को देखो बहुत अच्छे से, कोई भी ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से समझोगे, जब उसके साइन सिम्टम समझोगे तो ही उसके बारे में कोई टिप्पणी कर पाओगे, है ना। नहीं तो लोग जो भीड़ बोल रही है वही तुम भी बोलोगे। हाँ सही तो बात, ये वैक्सीन दिया तो कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी एबनॉर्मल, मतलब ये कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है। लॉजिकल अप्रोच क्या है? क्या ये जानना कि क्यूटेनियस डिप्थीरिया इज नॉट ड्यू टू टॉक्सीमिया, इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने टॉक्सीमिया के लोकलाइज कॉम्प्लिकेशन देखे थे, है ना। दो तरह के कॉम्प्लिकेशन देखे थे, ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन बनी थी और बुलनेक बना था, ठीक है। फिर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिन तो रिलीज हुआ ब्लड में, उसने लोकल उधम मचाया तो ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन बनी, उसके कारण ही सब समस्या हुई। अगर ब्लड से पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होंगे और मायोकार्डाइटिस, एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आर वेरी सीवियर मैनिफेस्टेशन। क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, अगर मान लो इसने फेशियल नर्व का इन्वॉल्व कर दिया तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी, अगर इसने ऑफ्थेल्मिक नर्व का इन्वॉल्व कर दिया तो ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा। जैसे सिलियरी पैरालिसिस हो जाता है, सिलियरी मसल्स आई के अंदर जो लेंस को कोऑर्डिनेट करती हैं उसको अफेक्ट कर देगी। उससे क्या होगा कि बेबी जो चाइल्ड होगा वो प्रॉपरली अपने सिलियरी मसल का यूज नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, विजनरी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, टिंगलिंग नमनेस शुरू हो जाए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, देखो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट स्पेसिफिक वो नर्व का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगा। पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट इसका क्या होगा?
इसमें क्या होता है, सेंसेशन जा सकते हैं, और सबसे पहला प्रेजेंटेशन क्या आता है, टिंगलिंग नमनेस। डायबिटीज के अंदर होती है मोस्ट कॉमनली पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। मायोकार्डाइटिस, हार्ट की 3 लेयर, एंडोकार्डियम अफेक्ट होता है, दैट इज एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। फिर बीच वाली जो एरिया है दैट इज मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम, और सबसे बाहर का जो है दैट इज पेरिकार्डियम। देखो ज्यादातर हार्ट में ना पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है या एंडोकार्डाइटिस होता है, बहुत रेयरली हार्ट में मायोकार्डियम इन्वॉल्व होता है। इट इज प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ रीजन, बट ये वहां भी अफेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म नहीं करता है, टॉक्सिन भी अफेक्ट करता है। तो मायोकार्डाइटिस, और इससे क्या होगा, मायोकार्डियम क्या है, दे आर मसल्स। एंडोकार्डियम क्या है, वो लेयर है एंडोथेलियल टिश्यू की। मायोकार्डियम क्या है, कार्डियक मसल्स हैं। उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो शेप है हार्ट का वो लॉस्ट हो जाएगा, एंड द पेशेंट विल डेवलप, उसका जो मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व किया, लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम मसल को इन्वॉल्व कर दिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोपैथी हो जाएगी, विच विल बी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। वॉल्व जो वेंट्रिकल्स हैं दे शुड बी ऑफ फिक्स साइज। अब वो अगर फ्लैबी होगा तो क्या होगा, फ्लैबी हो जाएगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, पूरा सिस्टमिक फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा। ग्रेव कॉम्प्लिकेशन, इट इज ए ग्रेव कॉम्प्लिकेशन लाइक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। Now let us see how you will do the laboratory diagnosis of diphtheria। वही स्पेसिमेन लेने भैया तुमको, थ्रोट स्वैब, स्यूडोमेम्ब्रेन आसानी से पिकअप हो जाती है, आप स्यूडोमेम्ब्रेन भी भेज सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। डायरेक्ट स्मीयर जो आपने थ्रोट स्वैब का लिया है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, क्या जो पढ़ाया था वही देखने को मिलेगी। ग्राम पॉजिटिव बेसलाइन थी जिसकी टर्मिनल एंड स्वेलन थी, इसलिए उसको हमने क्या कहा था, क्लब शेप बेसलाइन। वो एक दूसरे के एक्यूट एंगुलेशन पे थे, इसलिए हमने उसको क्यूनिफॉर्म या चाइनीज फॉर्म लेटर बोला था। अरेंजमेंट इस तरह की मिलेगी। उसके आसपास ग्रेन्यूल्स होंगे। अगर ये कैनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, इसको और कंफर्म करते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि इसके जो बायलेटरल एंड्स हैं उस पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं जो ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेन किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक स्टेन्स है जिसका नाम है एल्बर्ट स्टेन, तो एल्बर्ट स्टेन यूज कर लो भैया। कल्चर कर लो तो लॉफलर सीरम स्लोप यूज करते हैं, क्योंकि इनिशियली लॉफलर ने इसको इसी में आइडेंटिफाई किया था। एक स्पेसिफिक सिलेक्टिव मीडिया भी डेवलप किया गया है, पोटेशियम टेलुराइट अगार, वहां पर आपको टिंसडेल मीडियम जिसको बोलते हैं, इसमें ब्लैक कलर की कॉलोनीज मिलेगी। आप डायग्राम में राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। फिर बायोकेमिकल टेस्ट है। कैनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये शुगर का फर्मेंटेशन का है। इस सीरम शुगर मीडिया यूज कर सकते हो, और आजकल तो हमारे पास ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, माल्डिटॉफ और वाइटेक। लैब डायग्नोसिस डिप्थीरिया टॉक्सिन का करना है। अभी हमें ये सिद्ध करना है कि भैया हाँ डिप्थीरिया है लेकिन ये साथ में टॉक्सीमिया भी है। देखो अभी क्यों करना है, हमारे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, माइक्रोबायोलॉजी में कोलोनाइजर, कमेंसल और कंटामिनेंट, ये 3 सी हमेशा परेशान करते हैं। कल्चर की रिपोर्ट में जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म आए तब इन 3 सी को रूल आउट करना। जैसे मान लो किसी पेशेंट को फिशर इन एनो हो गया, जानते हो क्या होता है ये, एनस के पास एक ब्लाइंड ट्रैक बन गया है, उसको निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं फिशर, ठीक है। अब आपने उसको हो गया है, आपने उसको निकाल दिया है, वहां पस फॉर्मेशन होता है, आपने वो पस लिया और उसमें ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया इकोलाई, और कहा कि ये जो पस है वो इकोलाई के कारण। गलत हो सकते हो, क्यों, स्टूल के अंदर तो इकोलाई है, उस फिशर इन एनो के पास से स्टूल गुजरेगा रोज और वो अपनी इकोलाई देते जाएगा, ठीक है। तो वहां पर इकोलाई क्या है, कोलोनाइजर। क्या है, कोलोनाइजर है। आपने किसी की ओरल कैविटी से एक स्वैब लिया, उसमें देखा कैंडिडा ग्रो हुआ है, बोला कि इसकी जो ओरल रीजन में जो भी पैथोजेनेसिस हो रही है वो कैंडिडा के कारण है। कैंडिडा एक फंगस है, नहीं वो कमेंसल है, नॉर्मली पाई जाती है। ऐसी आपने ओरल कैविटी से आपने एक स्वैब लिया और उसमें आपको डिप्थीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स मिले। डिप्थीरिया लाइक होते हैं, बहुत कुछ डिप्थीरिया जैसे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिप्थेरॉइड्स, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं गले में। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया देखकर वो डिप्थेरॉइड्स भी हो सकते हैं। अगर वो कैनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया होंगे तो रास्ता ये है कि भैया हम उसके अंदर वो जीन ढूंढ लें, या तो उसके अंदर, या हम ऐसा टेस्ट करें
कि वो हम कह सके कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। डिप्थेराइड्स होंगे तो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया होंगे तो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने के बाद, ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन देखने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, उसके टॉक्सिन का टेस्ट ऑर्डर करना पड़ता है। वो लैब के अंदर करते हैं। इन वाइवो भी हो सकता है, इन विट्रो भी हो सकता है। इन वाइवो में तो भैया ग्वेनियो पिग में इनॉकुलेशन कर देते थे पुराने जमाने में, आजकल मेलिंडा गांधी नहीं करने देती है ना। ये सब टेस्ट पहले होते थे, रिसर्च पर्पज से होते थे। आज की तारीख में एनिमल्स में हम ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है, इन विट्रो टेस्ट है। तो उसके अलग अलग टेस्ट हैं। एक है एल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, दूसरा है पीसीआर आ गया है। ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ आई है उसका पीसीआर करो। पीसीआर में क्या करेंगे, जीन जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन को उसको आइसोलेट कर लेंगे। तो टॉक्स जीन बाई पीसीआर का डिटेक्शन कर सकते हो। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट और एलाइजा से भी डिटेक्शन किया जाता है टॉक्सिन का। और साइटोटॉक्सिन सेल लाइन्स, ये भी जैसे वायरल कल्चर में सेल लाइन कल्चर करते हैं वैसा मेथड है। तो ज्यादातर क्या यूज हो रहा है आजकल, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन बाय पीसीआर। क्यों, रैपिड है, झंझट नहीं है ना, लेना है और मशीन में डालना है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, सस्ता भी है। पहले पीसीआर आने के पहले क्या यूज करते थे, एल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। मैं पसंद नहीं करता हूं कभी, पर कुछ टीचर्स बड़ा उनको अच्छा लगता है इसको पूछने, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। बट ये तो पुरानी बात हो गई है ना। बट अभी भी कोई ऐसा टीचर अगर पेपर बनाएगा तो दे सकता है। क्या करते भैया इसके अंदर ये हॉट सीरम आगार प्लेट लेते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं जिसके ऊपर एंटी टॉक्सिन को सोक कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर जो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमको सोच रहे हैं कि इसमें ये कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, उसको उसके परपेंडिकुलर स्ट्रीक करते हैं। तो देखो आप, बीच में व्हाइट कलर की एक फिल्टर पेपर है जिसमें क्या है, एंटी टॉक्सिन। येलो कलर की जो लाइंस हैं वो क्या है, वो स्ट्रीकिंग है किसकी, उन ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें क्या चेक करना है कि क्या वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। ठीक है, आई बात समझ में। फिर क्या हो रहा है, देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि क्रॉस बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों प्रोड्यूस हो रहे होंगे कि देखो एंटी टॉक्सिन टॉक्सिन के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये जो तुमने स्ट्रीकिंग करी है येलो कलर की, वो ऑर्गेनिज्म क्या लिबरेट करेंगे मीडिया के अंदर, टॉक्सिन। पेपर, फिल्टर पेपर क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या लिबरेट करेगा, एंटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन के कारण एक रिएक्शन होगी, वो एक लाइन के रूप में अपीयर होगी। ठीक है, वो लाइन तुमको अपीयर हो रही है। अब ये लाइन का क्या हो रहा है, एक जगह लाइन आई दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी, तो उसको बोलेंगे क्रॉस ओवर ऑफ बैंड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर ऑफ बैंड्स। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। दूसरा पैटर्न क्या है, लाइन आई वहीं रुक गई लेकिन दूसरी लाइन को जाने दिया, इसको कहते हैं स्पर फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, स्पर फॉर्मेशन। तीसरी क्या लाइन आई, लाइन आई दोनों रुक गई। पहले में क्या था, दोनों चली, इसको हमने बोल दिया क्रॉस ओवर। दूसरे में क्या था, एक लाइन चली एक लाइन रुक गई, उसको हमने क्या कर दिया, स्पर फॉर्मेशन। तीसरे में आई दोनों रुक गई, उसको हमने कहा फ्यूजन। और चौथी में तो लाइन ही नहीं आई, एक ही लाइन आई, दूसरी साइड से लाइन ही नहीं आई। तो इसका मतलब समझते हैं। आइसोलेट 1 to 4 आर टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन। अब देखो उसको मैंने नंबर दिए थे 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 और 4 इसने कहा कि ये क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, 1 2 4 मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, 1 and 2 जिसमें प्रेसिपिटेशन बैंड्स क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब ये 1 नंबर वाला और 2 का क्या हुआ है, क्रॉस ओवर। इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें एल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट में आपको ना केवल ये जानकारी मिलती है कि ये पर्टिकुलर कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, बल्कि ये भी जानकारी मिलती है कि क्या इनके टॉक्सिन आइडेंटिकल है या नहीं है। तो इसमें क्या एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर गए, तो मतलब क्या हुआ, क्रॉस ओवर कर गए मींस दिस टॉक्सिन्स आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे टॉक्सिन नहीं है। सो स्ट्रेन्स आर अनरिलेटेड। स्ट्रेन्स कैसी है, अनरिलेटेड। मतलब आप इसमें स्ट्रेन का भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन 2 and 3 इसमें क्या हुआ था, पार्शियल फ्यूजन। 2 and 3 में देखो स्पर फॉर्मेशन हुआ था, 2 and 3 में स्पर फॉर्मेशन हुआ था।
मतलब पार्शियल फ्यूजन का मीन स्ट्रेन्स कैसी हैं, मतलब उसका टॉक्सिन कैसा है, पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर। और 3 और 4 में क्या हुआ था, दोनों रुक गई थी, मतलब आइडेंटिकल है, ठीक है। एंड 5 में तो बनी नहीं थी, मतलब क्या है। सो 1 to 4 पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली तुमको, पहली इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ ये टॉक्सोजेनिक प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हैं, मतलब टॉक्सीमिया करा सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन भाई हम ये देखते हैं कि इनके अगर ये कॉमन सोर्स, अभी एपिडेमोलॉजिकल पर्पस, यहां से हम एपिडेमोलॉजी सीखो। जब कभी ये डिसीज फैलती है ना, कोई भी डिसीज फैलती है, आउटब्रेक होता है, तब हम उसकी एपिडेमोलॉजी करते हैं, ये किसको पहले हुई होगी, फिर किससे किस में आई होगी। जैसे यहां पर 25 लोग हैं जिनको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया हो गया, उनके सैंपल आए मेरे पास। ये क्या कॉमन सोर्स से आए हैं, कॉमन सोर्स से आए हैं, मतलब कोई एक इसमें इंडेक्स केस होगा, उस केस से दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, मतलब इसका ओरिजिन इसी जगह हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैं पता लगाना चाहता हूं। तुम एल्स्क जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट से पता लगा सकते हो। क्या होना चाहिए उसके अंदर, सोर्स एक होना चाहिए। जब हम ऑर्गेनिज्म की सोर्स की बात करते हैं, मतलब हम उसके स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, मतलब स्ट्रेन मतलब जिसका कॉमन सोर्स हो। अगर आइडेंटिकल स्ट्रेन ने तुमको इन्फेक्ट किया है तो वो कॉमन सोर्स होगा, कॉमन सोर्स होगा तो कॉमन टॉक्सिन होगा, कॉमन टॉक्सिन होगा तो क्रॉस ओवर क्या कैसा होगा, फ्यूजन होगा। पूरा 25 के 25 वाले सैंपल फ्यूज करेंगे, मतलब क्या हुआ, ये किसी एक केस से यही फैला। और अगर मान लो 15 में फ्यूज करता है और 10 में नहीं करता है, या तो स्पर फॉर्मेशन होती है तो क्रॉस ओवर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 का कॉमन सोर्स है, बाकी का सोर्स कोई दूसरा है, हमारे अस्पताल में नहीं फैला। दिस इज एपिडेमोलॉजिकल, है ना। जब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आउटब्रेक कहां हुआ है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन का ना बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को लॉफलर सीरम स्लोप के ऊपर कल्टीवेट करो, उसका टॉक्सिन जनरेट करो और टॉक्साइड मत बनाओ, एम्प्यूज बना लो, और उस एम्प्यूज को कहीं पे भी बायोटेरिज्म कर सकते हैं ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस सिचुएशन, बट गुड थिंग इज व्हाट, क्यों नहीं करता है कोई, क्योंकि इसके अगेंस्ट वैक्सीनेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूनिवर्सली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिप्थीरिया, दैट्स गुड थिंग। बट दिस इज द वे बाय विच यू कैन लर्न, एज एन एग्जाम्पल, कीपिंग एन डिप्थीरिया एन एग्जाम्पल, हाउ कैन यू लर्न एपिडेमोलॉजी ऑफ ए डिसीज। एपिडेमोलॉजी ऑफ डिसीज में आप हमेशा क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, सोर्स, है ना। सो दिस इज एल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, आए तो लिखिएगा। इसके यूजेस हो गए कि क्या हो सकता है कि आप रिलेटेड बिटवीन द आइसोलेट देख सकते हो, मैं बता चुका हूं। बायोटाइपिंग भी कर सकते हो, 4 तरह के बायोटाइप्स होते हैं, ग्रेविस, इंटरमिटस, माइटिस एंड बेल्फेंटी, एंड वेरी इन वेरुलेंस एंड टॉक्सिक। ग्रेविस सबसे खतरनाक होता है, 100% टॉक्सिजेनिक होता है। सो दिस ऑल थिंग्स, इंसिडेंट्स आर डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हो रहा है कि वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन कर सके हैं, कैरियर्स भी होते हैं इसके अंदर कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, बट क्या नहीं प्रेजेंट हो, डिसीज प्रेजेंट नहीं हो। So this was all 2 major type of diphtheria. Thank you.